मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा दिया गया है। ये बहुत दिनों से मामला चल रहा था और हमारे जो फिल्म अभिनेता हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं, ये सब लोगों को आकर्षित कर रहे थे, लोगों को लुभा रहे थे कि आओ रमी खेलो और करोड़ों रुपए जीतो और क्रिकेट पर सट्टा लगाओ। ये लगातार लोगों को उकसा रहे थे और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े इसमें जो पर्सनालिटी हैं, जो जिसको बोलते हैं कि फ्लुएंसर, जो पब्लिक फ्लुएंसर हैं, ये लोग हैं। ये लोग सब लोगों को भड़का रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे कि रमी खेलो और टीम बनाओ, ड्रीम 11 बनाओ, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। तो सरकार ने, जो हमारा आईटी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने आज ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम जारी करते हुए सट्टेबाजी एवं दांव लगाने के संबंधित किसी भी गेम को प्रतिबंधित कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द सरकार के बारे में इंटरनेट पर डाली गई गलत सूचनाओं का पता लगाने के लिए एक इकाई अधिसूचित करेगा। इसके साथ ही सरकार ने मीडिया संस्थाओं को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को लेकर आगाह किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चंद्रशेखर ने स्वनियामक संगठनों का एक प्रारूप भी जारी किया। चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे। इसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इसमें सिर्फ उद्योग के ही प्रतिनिधि नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ हम ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो यह तय करेगा कि किस ऑनलाइन गेम को एसआरओ की तरफ से अनुमति दी जा सकती है। एसआरओ में भी बड़ी संख्या होंगी। ऑनलाइन गेम को मंजूरी देने का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि उस गेम को किसी तरह से दांव या बाजी लगाने की प्रवृत्ति तो शामिल नहीं है। अगर एसआरओ को यह पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। सरकार ने आईटी नियम 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। हालांकि वास्तविक धन में होने वाले जुए संबंधी किसी भी ऑनलाइन गेम को संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन जुटाने वाले ऑनलाइन गेम्स को केवाईसी नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर अखबारों, मीडिया संस्थानों को चेतावनी। मुख्य धारा के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन संबंधी प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद सरकार ने मीडिया संस्थाओं को परामर्श जारी किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी की पेशकश करने वाली वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने के हालिया उदाहरणों को लेकर कड़ा ऐतराज किया है। मंत्रालय ने एक परामर्श में मीडिया संस्थाओं, मीडिया मंचों और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन या प्रचार सामग्री से परहेज करने की सलाह दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अखबारों, टीवी चैनल और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया माध्यमों को सलाह दी जारी की गई है और इससे विशिष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन छापे गए हैं। सरकार को लेकर गलत सूचनाओं की जांच करेगा निकाय। केंद्र इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से एक इकाई अधिसूचित करने का फैसला किया गया है। यह संगठन ऑनलाइन मंचों पर डाली गई सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा। चंद्रशेखर ने कहा कि निजी कंपनियों के एसआरओ के लिए मसौदा दाखिल किया गया है जिन पर उससे चर्चा की जाएगी। सरकार एसआरओ सूचीबद्ध करेंगे। यह एक स्वतंत्र इकाई होगी। हम 3 एसआरओ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर ज़्यादा की जरूरत पड़ी तो ज़्यादा और किया जाएगा। तो मित्रों, ये जो आज सरकार ने काम किया ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा मार्केट हो गया सट्टा बाजार का, ऑनलाइन गेमिंग का, कि इसको शायद रोकना सरकार की बस का अब है नहीं। यानी अगर आपने सरकार ने प्रतिबंध लगा भी दिया तो कुछ दिन बाद फिर नए रूल आ जाएंगे, फिर उनको
बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, इसको अब रोकना आसान नहीं है, अब ये विशाल रूप धारण कर चुका है। मित्रों, आज जो दूसरी बड़ी खबर है कि आज भाजपा की 44वां स्थापना दिवस था। 1980 को आज ही के दिन भाजपा का गठन हुआ और आज प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा को अब कोई नहीं हरा सकता। ये उनका आत्मविश्वास है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है और जितना उन्होंने संगठन बना दिया है उससे भाजपा को नहीं हराया जा सकता, लेकिन आत्मविश्वास में ज़्यादा आत्मविश्वास न रखें, यानी ज़्यादा आत्मविश्वास घातक होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप घातक जो ये होगा, तो इसलिए आप जो है जो 2014 से ही गरीबों, पिछड़ों और दलितों का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बादशाही मानसिकता वाले लोगों की आलोचना की है, यानी राहुल गांधी टाइप लोगों की उन्होंने आलोचना की। और उन्होंने आज से ही भाजपा की जो चुनावी रणनीति है, चुनावी घोषणा है, वो आज से शुरू हो गई है और अब ये 2024 तक के चुनाव के लिए जारी रहेगा। और आज भाजपा ने एक वॉल राइटिंग शुरू कर दिया, करीबन 10 लाख जगह से वॉल राइटिंग हुई है और जगह जगह ये। मित्रों, आज एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में नंबर 2 की स्थिति रखने वाले पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी आज भाजपा में शामिल हो गए। केरल के नेता हैं। जिस वक्त बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी गुजरात दंगों को लेके, उसमें उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की थी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो उस बीबीसी में कांग्रेस का रोल नहीं था, हालांकि बीजेपी का आरोप है कि इनडायरेक्टली कांग्रेस ने वो करवाई है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो आज कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी अब उन्हें केरल में उनका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बीजेपी केरल में कुछ नहीं है बीजेपी के पास, तो वो बीजेपी के नेताओं को, ऐसे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को या ऐसे जो बड़े लीडर हैं उनको शामिल कर रही है। तो ए.के. एंटोनी का आना ये बड़ी खबर है। और मित्रों, इसके अलावा जो आज की खबर है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है जो बजट सत्र है उसका आज समापन हो गया और लोकसभा में केवल 45% काम हुआ और 34% काम हुआ और राज्यसभा में केवल 24% काम हुआ। ये बहुत ही दुखद रहा इस बार कि बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र वो विपक्ष ने नहीं चलने दिया। हालांकि कुछ दिन सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हंगामा किया, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष उग्र हो गया और उन्होंने एक भी दिन काम नहीं करने दिया। शोर शराबे में ही बजट पास हुआ, जबकि लोगों की जो भावनाएं होती हैं कि उनके सांसद उनकी बातें वहाँ उठाएं, जन उपयोगी बातें करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मित्रों, और एक और बड़ी खबर है कि रेपो दर में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आज जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास ने कहा है कि इस बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो में बदलाव नहीं करने का फैसला स्थायी समिति का नहीं। उन्होंने कहा कि इस कदम से भविष्य के लिए संकेतक के रूप में नहीं लिया जाना, क्योंकि केंद्रीय बैंक जरूरत होने पर दरों में और वृद्धि करने के हिचकिचाएंगे नहीं। यानी वो कहते हैं कि ये फैसला नहीं हुआ है कि हम अब रेट आगे नहीं बढ़ाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। चीन की मनगढ़ंत से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलेगी। भारत के अरुणाचल के मुद्दे पर भारत ने कहा है कि जो चीन बार बार अरुणाचल के जगहों का नाम बदल देता है, अपने मैप में कर देता है, तो इससे जो ज़मीनी हकीकत के वो नहीं बदल जाएगी। तो भारत का इसमें बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है। 2 चरणों में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के मसौदे के अनुसार कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में कराई जा सकती है और 10वीं एवं 12वीं के अंतिम परिणाम पिछली कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर किए जा सकते हैं। STF, जिसे नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है, और 11वीं व 12वीं के लिए विज्ञान, कला एवं मानविकी एवं वाणिज्य स्ट्रीम के विभाजित करने की मौजूदा प्रथा को दूर करने का भी प्रस्ताव किया गया है। STF को आखिरी बार 2005 में संशोधित किया गया था।
STF NCF ने मसौदे में 11वीं 12वीं और 12वीं के लिए 2 सत्रों में परीक्षाओं का आयोजन करने का प्रस्ताव किया है। तो जो ये नेशनल कैरिकुलम काउंसिल जब बैठेगी तो तब ये तय करेगी कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है वो इसमें तय करेगी। मित्रों, इसके अलावा कोरोना की स्थिति बहुत खराब हो रही है। कोरोना के कारण देश में आज 5,335 नए मामले आए, कल 3,000 मामले थे। तो अचानक ये 195 दिनों के बाद संक्रमण का यह सर्वाधिक केस आए हैं और ये बड़ा खतरनाक है। ये लगता है कि एक वेव्स जैसी आ रही है। तो इसमें हम सबको बचना है, मास्क लगा के जाना है, भीड़ का हिस्सा नहीं होना है और जहां आपको लगे कि गड़बड़ है तो उस गड़बड़ से आपको बचना है। और मित्रों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिना किसी भ्रम के कड़े फैसले लिए हैं, ये शाह का कहना है। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो बड़े बड़े लीडर देश के अनेक कोनों में जाकर उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात कही है। और कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और उससे पहले उन्होंने 124 लोगों की लिस्ट जारी की थी। हालांकि इसमें बीजेपी या अन्य नेताओं ने अभी शुरू नहीं किया है। जो बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी वो शायद 8 तारीख को आएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।